हेलो दोस्तों, मैं दीपा शौनकार आपका संस्कृत सौर्य चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था और मैंने बताया था कि वर्णों का वर्गीकरण हम 3 आधारों पर करते हैं। पहला करते हैं मात्रा या समय के आधार पर, दूसरा करते हैं हम प्रयत्न के आधार पर और तीसरा करते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें हमने मात्रा के आधार पर सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम मात्रा या समय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है मात्रा या समय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर बताया था। मैंने बताया था जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिन मात्राओं के उच्चारण में 3 मात्रा या उससे अधिक का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो यहाँ पर जो व्यंजन होता है वह अर्धमात्रिक वर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि व्यंजन को बोलने में या लिखने में हमें आधी मात्रा का समय लगता है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में मैंने जब व्यंजन की आपको परिभाषा बताई थी तो मैंने बताया था कि वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन को जब हम स्वर की सहायता से बोल रहे हैं तो उसमें 1 मात्रा स्वर की भी आती है और 1 मात्रा व्यंजन की आती है, या ये कह लीजिए कि उसमें आधी मात्रा व्यंजन की आती है और 1 मात्रा स्वर की आती है। तो जो व्यंजन है वो हमारी आधी मात्रा का वर्ण होता है। देखिए, मैंने लिखा व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण है। कैसे है जरा देखिए जरा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा का। यदि हम इस का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे या आप नोटिस करेंगे कि का जब हमने उच्चारण किया है तो का उच्चारण करने के बाद आ भी निकल रहा है, जबकि हम ई या ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में यदि हम ई बोलते हैं तो उच्चारण में सिर्फ ई ही निकलता है। यहाँ ऊ का उच्चारण करते हैं तो इसमें सिर्फ ओ ही निकलता है। परंतु जब हम का उच्चारण कर रहे हैं तो का उच्चारण करने पर हमें आ भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो का है, ये का केवल और केवल व्यंजन नहीं, ये व्यंजन और स्वर दोनों का मेल है। यह एक का और एक ह्रस्व आ, इन दोनों से मिलकर के ये का बनता है। जब किसी व्यंजन में से उसके स्वर को निकाल दिया जाता है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत आ जाता है। ये जो हलंत है ये बताता है कि ये जो व्यंजन है ये सिर्फ व्यंजन है, इसके अंदर स्वर नहीं है। किसी भी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम उसमें से स्वर को नहीं निकाल सकते, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यंजन के उच्चारण को हम बिना स्वर की सहायता की नहीं कर सकते, परंतु हम उसे बिना स्वर की सहायता के लिख सकते हैं, और वो लिख सकते हैं हलंत लगा करके। यदि हमने किसी व्यंजन में हलंत लगा दिया तो इसका अर्थ यह है कि उसमें से उस स्वर को हमने निकाल दिया है। इन व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक वर्ण है। अर्धमात्रिक वर्ण कैसे है मैंने ये आपको बताया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर का लिखा है, परंतु ये जो का है ये एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से बना है, इसीलिए ये जो है ये 1 मात्रा
ये एक मात्रा नहीं है, ये डेढ़ मात्रा है, क्योंकि आधी मात्रा ये है और एक मात्रा ये है। तो ये आधी मात्रा है और ये एक मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर के डेढ़ मात्रा बन जाते हैं। या एक जो व्यंजन है वह एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से बनता है, परंतु जब इसमें से स्वर हटा दिया जाता है तो इसमें हलंत लग जाता है और ये आधा हो जाता है। जब यही क किसी शब्द समूह में पहुंचेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कच्छ, तो यहाँ पर अगर हम इसका विस्तार कर दें तो हम लिखेंगे का प्लस आ प्लस चा प्लस छा प्लस आ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर का के बाद आ आया, तब जाकर के ये का पूर्ण हुआ, छा के बाद आ आया, तब जाकर के ये छा पूर्ण हुआ। परंतु ये जो चा है इसके बाद देखिए कोई भी स्वर नहीं है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसीलिए यह जो जब यह शब्द समूह में वर्ण समूह में पहुंचा है तो ये आधा हो गया। और ये आधा हो गया, यही कारण है कि हम व्यंजन को अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। यही कारण है कि हम व्यंजन को अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये जब वर्ण समूह में पहुंचता है तो ये आधा हो जाता है बिना स्वर से। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। ये परिभाषा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप उसे विस्तार से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले ही स्वर के बारे में बताया है। और यदि आपने पुराने और भी वीडियो ना देखे हो तो आप वो भी वीडियो देखें, ताकि आपको ये जो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं वे चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आए। फिर देखिए मैंने लिखा है, व्यंजन जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों को 3 प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के अन्य भागों के स्पर्श से करते हैं या मुख के अन्य भागों से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, यदि हमारी जिह्वा ने कावर्ण का उच्चारण किया है तो कावर्ण का उच्चारण करने के लिए जिह्वा को मुख के दूसरे अवयव की भी आवश्यकता पड़ी है, और वो अवयव है कंठ। तो हमारी जिह्वा जो है वह कंठ को भी स्पर्श करके या कंठ हमारी जिह्वा को स्पर्श करके या वायु को का अवरोध करके का वर्ण का उच्चारण कर रहा है। इसलिए जो का वर्ण है वो हमारा एक स्पर्श व्यंजन है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग 5 वर्ग हैं। का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, टा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, ता वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, पा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण। इस प्रकार से 5 वर्णों को इनको मिला करके स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 हो जाती है। जो हमारा का है वो एक स्पर्श व्यंजन है, हमारा जो चा है ये भी स्पर्श व्यंजन है। चा का उच्चारण करने के लिए जिह्वा को तालु की आवश्यकता पड़ती है, और एक मुख का एक भाग तालु है और दूसरा भाग जिह्वा है। इन दोनों के स्पर्श से चा वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए ये जो चा है ये एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों को मैंने आपको पहले प्रत्याहार बताया है। मैं आपको बताती हूँ कि इन वर्गों के हिसाब से भी या ये कह लीजिए इन वर्गों में जो वर्ण है वे हमारे प्रत्याहार में किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, उनको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि इन वर्गों के ये जो पंचम वर्ण है, मैंने पंचम वर्ण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 5वें हैं। संस्कृत की जो गिनती होती है उसमें 5 को हम पंचम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये जो वर्ण है ये देखिए ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों के हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पंचम वर्ण हम किसे कहते हैं। देखिए, संस्कृत की गिनती में 5 को हम पंचम कहते हैं, 1 को हम प्रथम कहते हैं, 2 को द्वितीय कहते हैं, 3 को तृतीय कहते हैं, 4 को चतुर्थ कहते हैं और 5 को पंचम कहते हैं।
तो इन वर्गों में के जो पंचम वर्ण है यानी कि इणा, ञा, णा, ना और मा, ये जो पंचम वर्ण है ये सभी पंचम वर्ण हमारे अम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यदि हम अम प्रत्याहार देखेंगे तो हम कहेंगे अमगणनम वाला जो प्रत्याहार जो सूत्र है, महेश्वर सूत्र, जो अमगणनम वाला महेश्वर सूत्र है, उसमें ये सभी ये पांचों जो वर्ण है, पांचों पंचम वर्ण है वो अम प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो चौथे वर्ण हैं जैसे कि ये घा, झा, ढा, धा और भा, ये जो चौथे वर्ण हैं ये सारे चौथे वर्ण हमारे झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए लिखा भी है सभी चतुर्थ वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झस प्रत्याहार हमारा झवय से प्रारंभ होता है, झवय घड़धस, जो दो सूत्र हैं ये दो सूत्र से मिलकर के हमारा झस प्रत्याहार बनता है और इसमें हमारे सारे चौथे वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे तीसरे वर्ण। तीसरे वर्ण जो है ये तीसरे वर्ण हमारे जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लिखा भी है सभी तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जस प्रत्याहार जो हमारा है वो जब गणदस वाले सूत्र से प्रारंभ होता है और हमारा जब गणदस वाला जो सूत्र है उसमें हमारे तृतीय वर्ण जो होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे ये हैं पहले और दूसरे वर्ण जो हमारे खय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खय प्रत्याहार जो हमारा है वो खप छठत चटतव वाले सूत्र से प्रारंभ होकर के कपय तक आता है और ये जो सूत्र हैं इन सूत्रों के अंतर्गत हमारे पहले और वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी वर्गों के सभी पंचम वर्ण अम प्रत्याहार के अंतर्गत, सभी चौथे वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत, सभी तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत और सभी दूसरे और पहले वर्ण है वे खय प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो हमारे व्यंजन थे ये व्यंजन थे हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद अब अगला आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। देखिए यहाँ पर लिखा है अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, एक है अंत और दूसरा है अस्थ। अंत का मतलब है मध्य और स्थ का मतलब है स्थित। वे वर्ण जो स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन के बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है और अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में हमारे का से लेकर के मा तक के वर्ण आ गए, अंतस्थ में हमारे या से लेकर के ला तक के वर्ण आ जाएंगे या रा तक के वर्ण आ जाएंगे और हमारे ऊष्म व्यंजन में सा से लेकर के हा तक के वर्ण आ जाएंगे, सा से लेकर के हा तक के वर्ण आ जाएंगे। तो देखिए वे वर्ण जो कि मध्य में स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? स्पर्श और ऊष्म के। तो वे वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन, वे वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा और ला जो हमारे व्यंजन हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। जब संप्रसारण संख्या होती है, जब संप्रसारण संज्ञा होती है तो ये जो वर्ण है, जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्वर हो जाते हैं। जैसे कि जो या है इसका ई हो जाता है, जो वा है इसका ऊ हो जाता है, जो रा है इसका ऋ हो जाता है और जो ला है इसका लिर हो जाता है। तो ये जो है ये स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं जब संप्रसारण संज्ञा होती है। यही कारण है कि इन व्यंजनों को या अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं।
व्यंजन हैं वे सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार हमारा है वर्ड से प्रारंभ होता है और ये पूरा लड़ जो लड़ प्रत्याहार सूत्र है वर्ड से लड़ तक में खत्म हो जाता है, यानी कि 2 सूत्रों में यण प्रत्याहार समाप्त होता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी 4 वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण घर्षण के द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा द्वारा होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, वे व्यंजन जब हम उनका उच्चारण करें और उच्चारण में मुख के 2 अवयव आपस में रगड़ जाएं, यानी कि उनमें आपस में घर्षण हो जाए और उस घर्षण से जो ऊष्मा निकले, उस ऊष्मा के द्वारा जो वायु है वो उस ऊष्मा को बाहर ला करके जिन वर्णों का उच्चारण करवाती है वे वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं। इनकी संख्या 4 है। ये है हमारे शा, शा, शा और हा। ये जो चारों वर्ण हैं, ये सभी वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये सभी ऊष्म व्यंजन हमारे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। सल प्रत्याहार को हम सस, सर और हल जो अंतिम 2 सूत्र हैं उन 2 सूत्रों के अंतर्गत रखते हैं और इसमें कुल हमारे 4 वर्ण आ जाते हैं, जिसमें तीनों सा और हा ये आ जाते हैं। ये जो 4 वर्ण है ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के अलावा भी हमने एक और प्रकार से व्यंजन को बांटा हुआ है, जिसे हम जो कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में जिसका प्रयोग नहीं है, ये कह लीजिए पाणिनीय अष्टाध्यायी में या संस्कृत में जिसको नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, वो है आपका चौथा प्रकार। यह है हमारा संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से हुआ है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, हमने हिंदी में पढ़े हुए हैं छत, त्र और ज्ञान। वैसे संयुक्त व्यंजन और भी होते हैं, परंतु हम मुख्य रूप से इन तीनों की ही बात करते हैं। तो हमने जैसे लिखा ये छत्र है, ये जो छत्र है ये का और सा से मिलकर के बनता है। का और सा से मिलकर के ये छत्र बनता है। ये जो त्रा है ये ता और रा 2 वर्ण है, इनसे मिलकर के बनता है। जबकि ये जो ज्ञा है ये जा और या 2 वर्णों से मिलकर के बनता है।
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो भिन्न भिन्न वर्ण है, ये दो भिन्न भिन्न व्यंजन है और इन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हम इस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इसीलिए ये दो व्यंजन से आपस के मेल से हो रहा है, इसीलिए हम इसे संधि व्यंजन भी कहते हैं। हम इसे संधि व्यंजन भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा मात्रा या समय के आधार पर व्यंजन को। कल हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को, जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन। पिछली वीडियो में तो हम फिर से देखेंगे, पिछले वीडियो को हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए आपके जो भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनके प्रश्न आपको अवश्य दूंगी। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। यदि आप सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। यह जो वीडियो बन रहे हैं या ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो है ये आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए है। इसीलिए सहयोग करें, आगे बढ़ाएं और जो भी आपके सजेशन हो या आपके अच्छे सुझाव हैं इन वीडियो को लेकर के, तो आप मुझे ज़रूर दें, मैं उन पर ज़रूर काम करूँगी। धन्यवाद।